नमस्कार, ID24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चलिए एक नजर डालते हैं क्या है आज की टॉप न्यूज। एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। धर्मेंद्र ने अपनी सादगी और अभिनय से सबका दिल जीता, ऐसा पीएम मोदी ने लिखा है। तो वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा के लिए ये एक बड़ी क्षति है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखा है कि फिल्म जगत में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप बनाई। आशा पारेख ने लिखा कि सबकी परवाह करने वाला चला गया। तो ये थी आज की टॉप न्यूज। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों को विस्तार से जानते हैं। मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक आज उनका निधन हो गया। परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। विले पार्ले शमशान घाट पर तमाम फिल्मी हस्तियां भी जमा हुई। धर्मेंद्र के परिवार के सारे लोग भी वहीं पर मौजूद हैं। इससे पहले एक एम्बुलेंस धर्मेंद्र के घर से इसी शमशान घाट पर पहुंची। करण जौहर ने सोशल मीडिया पोस्ट लिख करके उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें लंबी श्रद्धांजलि प्रकट की है। धर्मेंद्र 89 साल के थे। कुछ समय से वो उम्र संबंधी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 12 नवंबर को धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और डॉक्टरों ने बताया था कि आगे का ट्रीटमेंट उनके घर पर ही किया जाएगा। धर्मेंद्र जुहू में देओल बंगले में रह रहे थे। उनके बेटे सनी देओल उनके साथ थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और पहली शादी से हुई बेटियां भी उनके घर पर उनके आसपास ही थीं। एक्टर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पहुंचे। जाने माने एक्टर धर्मेंद्र की हेल्थ पर ऑफिशियल बयान आया। फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र के निधन को लेकर के पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ये एक युग का अंत है। एक बहुत बड़ा मेगा स्टार मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक हीरो का रूप, बहुत ही हैंडसम और सबसे रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस। वो इंडियन सिनेमा के एक असली लीजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में खास और शानदार तरीके से मौजूद हैं। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय सितारों में से एक रहे। 7 दशकों से ज़्यादा लंबे करियर में उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था, जिनमें शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, धर्मवीर जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। उनके डायलॉग्स आज भी खूब दोहराए जाते हैं, जिसमें शोले का बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना सबसे ज़्यादा हिट रहा है। धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी फिल्मों में एक्टिव थे। उन्हें कुछ वक्त पहले फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। वो अब अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 21 में भी नजर आने वाले हैं। ये एक्टर की आखिरी फिल्म होगी, जो इसी साल 25 दिसंबर को रिलीज होगी। अफसोस इस बात का है कि फिल्म रिलीज से पहले ही धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। तो फेमस एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक उनका निधन हो गया है। परिवार की ओर से आधिकारिक बयान तो नहीं दिया गया। विले पार्ले शमशान घाट पर तमाम फिल्मी हस्तियां पहुंची। धर्मेंद्र के परिवार के सारे लोग भी वहीं पर थे। इससे पहले एक एम्बुलेंस धर्मेंद्र के घर से इसी शमशान घाट पर पहुंची थी। फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने सोशल मीडिया पोस्ट लिख करके उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें लंबी श्रद्धांजलि प्रकट की। धर्मेंद्र 89 साल के थे और कुछ ही समय पहले वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 12 नवंबर को धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और डॉक्टरों ने बताया था कि आगे का ट्रीटमेंट उनके घर पर ही किया जाएगा। धर्मेंद्र जुहू में देओल बंगले में रह रहे थे। उनके बेटे सनी देओल उनके साथ थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और पहली शादी से हुई बेटियां भी उनके घर पर उनके आसपास ही थी। एक्टर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पहुंचे, जहां पहुंच करके वे अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। तो धर्मेंद्र की जो लास्ट फिल्म है, आखिरी फिल्म है, वो 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। पीएम मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि धर्मेंद्र जी के जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। वो एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक ज़बरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में अट्रैक्शन और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए, अनगिनत लोगों के दिलों को छू लिया। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे।
इस दुख की घड़ी में मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। ओम शांति। तो धर्मेंद्र अब नहीं रहे हैं, जहां उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है और नम आंखों से सितारों ने उन्हें अंतिम विदाई दी है। पीएम मोदी ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। पीएम मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि धर्मेंद्र जी के जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। वो एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनालिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में आकर्षण और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए थे, अनगिनत लोगों के दिलों को उन्होंने छू लिया था। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। इस दुख की घड़ी में मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। ओम शांति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि वरिष्ठ अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वे सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने दशकों लंबे शानदार करियर में कई यादगार प्रस्तुतियां दी। भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित हस्ती के रूप में वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की युवा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों को मेरी हार्दिक संवेदनाएं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वरिष्ठ अभिनेता और पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वे सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने दशकों लंबे शानदार करियर में कई यादगार प्रस्तुतियां दी। भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित हस्ती के रूप में वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की युवा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने आज देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में शपथ ले ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने मां बाप के पैर छुए। इस कार्यक्रम में उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए। शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से मुलाकात की। वे पूर्व सीजेआई बीआर गवई से भी गले मिले। इस समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई के शपथ ग्रहण में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी रही। समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे। वर्तमान सीजेआई बीआर गवई का कार्यकाल रविवार 23 नवंबर को खत्म हो गया। उसके बाद अब जस्टिस सूर्यकांत ये जिम्मेदारी संभालेंगे। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। तो सीजेआई सूर्यकांत का जो कार्यकाल है वो 14 महीने का होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत बन गए हैं। 53वें सीजेआई के रूप में उन्होंने शपथ ली। तो 7 देशों के जो सीजेआई हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। 9 फरवरी 2027 को जस्टिस सूर्यकांत रिटायर होंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने आज देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई और इसके बाद उन्होंने अपने मां बाप के पैर छुए। इस कार्यक्रम में उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए। शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से मुलाकात की। वे पूर्व सीजेआई बीआर गवई से भी गले मिले। इस समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी रही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि सूरजपुर से है, जहां एक बच्चे को तालिबानी सजा दी गई है। शिक्षिकाओं ने बच्चे को पेड़ पर टांग दिया और होमवर्क नहीं करने पर उसे तालिबानी सजा दी गई। बच्चे को पेड़ पर लटकाने का वीडियो वायरल हो गया है। बच्चे की टी शर्ट के सहारे उसे पेड़ से लटका दिया गया। घंटों पेड़ पर यह बच्चा लटका रहा। हंस वाहिनी विद्या मंदिर स्कूल नारायणपुर का यह वीडियो बताया जा रहा है। रामानुजनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। IND24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।
तो ये खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां एक बच्चे को तालिबानी सजा मिली है। शिक्षिकाओं ने बच्चे को पेड़ पर लटका दिया। होमवर्क नहीं करके आने पर उसे यह सजा मिली है। बच्चे को पेड़ पर लटकाने का वीडियो सामने आया है, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। बच्चे की टी शर्ट के सहारे उसे पेड़ पर लटका दिया गया और मासूम बच्चा घंटों पेड़ पर लटका रहा। हंस वाहिनी विद्या मंदिर स्कूल नारायणपुर का यह वीडियो बताया जा रहा है। रामानुजनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। IND24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की हैं, जहां एक बच्चे को तालिबानी सजा मिली है। कुछ शिक्षिकाओं ने इस बच्चे को पेड़ पर टांग दिया। बच्चा होमवर्क करके नहीं आया था, उसका बस इतना सा ही कसूर था और उसे इस तरह की सजा मिली है कि उसे पेड़ पर लटका दिया गया। और बच्चे को पेड़ पर लटकाने का जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। टी शर्ट के सहारे उसे पेड़ पर लटकाया गया था और घंटों वो पेड़ पर ही लटका रहा। हंस वाहिनी विद्या मंदिर स्कूल नारायणपुर का यह वीडियो बताया जा रहा है। IND24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में बढ़ते भालुओं के आतंक के मद्देनजर अब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। और इसी क्रम में उप वन संरक्षक नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के द्वारा नगर क्षेत्र ज्योतिर्मठ के विभिन्न वार्ड और संवेदनशील स्थलों में रेस्क्यू टीम के साथ रात्रि गश्त की गई। इस दौरान सिंघधर वार्ड में भालू की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचे एवं भालू खदेड़ने की भी कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद नगरवासियों के द्वारा अवगत कराया गया कि मवेशी स्वामी उपस्थिति नहीं है और गौशाले का दरवाजा भी टूटा है। इसके बाद टीम ब्लॉक परिसर पहुंची, जहां पर खदेड़ने की कार्रवाई की गई। पार्क प्रशासन द्वारा पूरे वार्ड में QRT टीम की गश्त भी तेज कर दी गई है। साथ ही पार्क प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि भालू प्रभावित इलाकों समेत वन्य क्षेत्र और सुनसान रास्तों पर अकेले चलने से परहेज करें और आबादी वाले इलाकों में भालू के आने पर तुरंत QRT टीम को संपर्क करें। इन वन्य जीवों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ करते हुए ये हिंसक भी हो सकते हैं, लिहाजा इनसे दूरी बनाए रखने की भी अपील की गई है। तो ज्योतिर्मठ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है, जहां रेस्क्यू टीम के साथ रात्रि गश्त की गई है। भालू को खदेड़ने की कार्रवाई देखने को मिली है। QRT टीम भी गश्त पर है और उसने अभी अपनी गश्त तेज कर दी है। डोईवाला के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से हाथियों की आमद लगातार बनी हुई है। जहां हाथी किसानों की फसलों को तो तबाह कर ही रहे हैं, तो वहीं आबादी क्षेत्र में हाथियों के आने से ग्रामीणों में भी डर का माहौल बना हुआ है। डोईवाला के मारखम, ग्रांट, दुधली, सिमलास, भानियावाला, जीवनवाला, फतेहपुर, माजरी, शेड़गर आदि कई क्षेत्रों में हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। तो वहीं सुबह मॉर्निंग वॉक पर आए एक व्यक्ति पर हाथी ने अचानक से हमला कर दिया। ये घटना लच्छीवाला सौंग नदी पुल के आसपास की बताई जा रही है। हाथी के हमले से बुरी तरह से घायल व्यक्ति ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। अन्य लोगों ने घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा। ग्रामीणों ने वन विभाग से यह मांग की है कि हाथी को वन क्षेत्र के अंदर ही रोकने की उचित व्यवस्था की जाए। तो डोईवाला में आबादी वाले क्षेत्र में हाथियों की जो आमद है वो बढ़ गई है। किसानों की फसलों को हाथी तबाह कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ग्रामीणों में हाथियों को लेकर के डर का माहौल है और कई ग्रामीणों को जो हाथी हैं वो घायल कर चुके हैं। हाथी के आने की धमक लग गई है, क्योंकि एक बार पिछले साल भी हमारे यहाँ आया था और अब के ये बाउंड्री भी तोड़ के गया एक, और बिल्कुल हमारे घर से सेंटर से होकर बीच में से हमारे जो नौकर वगैरह थे उनके सामने से बिल्कुल पास से घर के पास से गया। कोई नुकसान सिर्फ बाउंड्री तोड़ी है और प्रधान जी ताजिंदर सिंह के खेत में घुस के उसने गन्ने का नुकसान भी किया है। और हम वन विभाग से यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बड़े गांव में बड़ा दहशत का माहौल हो जाएगा, और इससे हम वन विभाग से यही चाहते हैं कि हमारी रक्षा का पूर्ण से सुरक्षा का कोई उसकी व्यवस्था की इंतजाम किया जाए। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। अगली खबर टिहरी से है, जहां 28 श्रद्धालुओं को लेकर कुंजापुरी दर्शन के लिए जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 5 श्रद्धालुओं की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। जिलाधिकारी और पुलिस टीम घटनास्थल पर मौजूद है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर कुंजापुरी मंदिर के पास ये हादसा हुआ था। तो ये खबर आपको बता रहे हैं टिहरी से, जहां
28 श्रद्धालुओं को लेकर के कुंजापुरी दर्शन के लिए ये बस जा रही थी, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 70 मीटर गहरी खाई में ये बस गिर गई थी। 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। टिहरी के एसपी आयुष अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। दोपहर करीब 12:30 बजे हुए इस हादसे में गुजरात, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली के 23 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये बस ऋषिकेश के दयानंद आश्रम से 29 लोगों को कुंजापुरी मंदिर लेकर के गई थी, तो यहीं से लौटते वक्त कुंजापुरी हिंडोला खाल के पास अचानक से बस के ब्रेक फेल हो गए और ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया। नरेंद्र नगर थाने के दरोगा संजय ने बताया कि हादसे के बाद बस के अंदर से शवों को बाहर निकाला गया है। बुरी तरह से घायल हुए 4 लोगों को ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है, जबकि 10 लोगों को नरेंद्र नगर के श्रीदेव सुमन अस्पताल में भेजा गया है। 5 मृतकों में 4 महिलाएं और 1 युवक शामिल हैं। हालांकि अभी तक किसी भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि घटनास्थल के आसपास खड़े लोगों से पूछताछ की गई है। उन्होंने बताया कि बस में सवार सभी लोग टूरिस्ट थे और महाराष्ट्र और दिल्ली से घूमने के लिए उत्तराखंड आए हुए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी से, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी हुई बस 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। दोपहर को करीब 12:30 बजे यह हादसा हुआ था, जिसमें गुजरात, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली के 23 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 7 की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। तो ये बड़ा हादसा उत्तराखंड के टिहरी में देखने को मिला है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाटरशेड महोत्सव और 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की सच्ची आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और यही कारण है कि सरकार स्वयं पंचायत प्रतिनिधियों के पास पहुंच करके समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कार्यशाला में ग्रामीण विकास से जुड़ी कठिनाइयों पर मंथन किया जाएगा, ताकि 2047 के अमृतकाल तक पंचायतों को अधिकार संपन्न और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे तालाब, कुएं, बावड़ी आदि के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को सम्मानित किया। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि पंचायतें अब अपने विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करें। सरपंचों को 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों की मंजूरी का अधिकार दिया गया है और जिला पंचायत उपाध्यक्ष और सदस्यों को भी नए अधिकार देने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि 3 से 5 हॉर्स पावर तक की मोटर को सोलर एनर्जी से जोड़ने पर सरकार 90% तक की ग्रांट देगी। तो सुव्यवस्थित विकास के लिए विदिशा से अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो भोपाल में वाटरशेड महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। गुस्साबाद ठाकरे सभागार में पंचायत ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय एक जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सरपंचों के माध्यम से ग्रामीण पंचायत विभाग के विविध प्रकार के कामों को लेकर के 3 दिन के कार्यशाला का जो आयोजन माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल, माननीय मंत्री राधा सिंह जी के साथ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। ये सही है कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ऐसे में बड़ी आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो सभी प्रकार की शासन की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण इकाई के नाते से पंचायतें अपना रोल अदा करती है और विकास के मामले में हमारा राज्य जब कदम से कदम मिला के आगे चलना चाहता है, ऐसे में 2047 का समृद्ध मध्य प्रदेश किस प्रकार से रहे, उसकी बड़ी भूमिका इस विचार मंथन के दौर से निकलेगी। मेरी अपनी ओर से सभी माननीय सदस्यगणों को, सरपंचों को, अध्यक्षों को बधाई। एक घोषणा माननीय मंत्री जी के सुझाव पे हमने की है कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये जब शिक्षा विभाग में जाएं, शिक्षा संस्थान को देखें, तो इनका दौरा प्रभावी बने, शासन उसको गंभीरता से लेगा, उनके बताए गए सुझाव पे भी अमल करेगा और उनके माध्यम से हमारे शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जो बेहतर हो सकता है वो सब करेंगे। जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। भारत सरकार ने हमारे कई जिलों को इसी माध्यम से देश के अंदर खंडवा नंबर 1 का जिला हुआ है। अभी तक हम स्वच्छता में और बाकी चीज़ों में आगे थे, लेकिन हम पेयजल और भूजल भंडारण से लेकर के
जलगंगा संरक्षण के अभियान के माध्यम से खंडवा अपनी इस भूमिका में आगे आया है, जब देश में नंबर 1 का स्थान लाता है। ऐसे एक नहीं कई सारे सेक्टर में बड़ी संभावना है और हमारी पंचायतों के माध्यम से हम सभी प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। पेड़ से शिकार लेकर छलांग लगाने वाले एक शेर के साथ ऐसा हादसा हो गया कि वीडियो देखते ही लोग हैरान भी हो गए और दुखी भी। जंगल के राजा की ये एन ऑनरेबल लैंडिंग अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जंगल का राजा शेर पेड़ से तेंदुए का चुराया हुआ शिकार मुंह में दबाए नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन भारी भरकम शरीर के कारण जैसे ही वो छलांग लगाता है तो 2 सेकंड में ऐसा कांड हो जाता है कि देखने वाले भी सहम जाते हैं। लोग इस वीडियो पर अफसोस भी जता रहे हैं और मजाक में सलाह भी दे रहे हैं कि शेर को टार्जन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो पेड़ से छलांग लगा दी और 2 ही सेकंड में कांड हो गया। शिकार चुराने के लिए शेर निकला था और वो खुद ही गिर पड़ा। जंगल के राजा की अनऑनरेबल लैंडिंग देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है और इस पर तरह तरह के जो कमेंट्स हैं वो भी लोग कर रहे हैं। ये जो शेर है ये पेड़ से शिकार लेकर के छलांग लगाने के लिए निकला था और अचानक से उसके साथ एक ऐसा हादसा हो गया कि वीडियो देखते ही लोग भी हैरान भी हो गए और दुखी भी हो गए। जंगल के राजा की ये लैंडिंग अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जंगल का राजा शेर पेड़ से तेंदुए का चुराया हुआ शिकार मुंह में दबाए नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन भारी भरकम शरीर के कारण वो जैसे ही छलांग लगाता है तो 2 सेकंड में कुछ ऐसा हो जाता है कि देखने वाले सहम गए। लोग इस वीडियो पर अफसोस भी जता रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। तो जंगल के राजा की अनऑनरेबल लैंडिंग देखने को मिली है। तीन दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रीका वनडे से पहले नवा रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जोश अब टिकट काउंटर तक पहुंच गया है। ऑनलाइन टिकट तो कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो चुके हैं, पर अब पूरा फोकस ऑफलाइन स्टूडेंट टिकट पर है। इंडोर स्टेडियम रायपुर में आज से टिकट बिकने शुरू हो गए हैं। अलग अलग कतारों और काउंटरों को सेट कर दिया गया है, मगर फिर भी टिकट काउंटरों में अव्यवस्था नजर आ रही है। दिसंबर को होने वाले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच को लेकर राजधानी में एक काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो लाइनें लगे हुए हैं लोग, दरअसल आज सभी जो टिकट है वो लेने के लिए आए हैं मैच की, और ये सभी जो हैं उत्साहित हैं मैच को देखने के लिए, और सबकी उम्मीद यही है कि टिकट मिलेगी और फिर स्टेडियम जाएंगे और वहाँ 3 दिसंबर को मैच देखेंगे। अलग अलग जो स्टूडेंट रेट है उसके हिसाब से जो है टिकट बेचने का काम हो रहा है। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं तो अलग काउंटर यहाँ बनाया गया है, और इन सभी लाइनें आप जो देख रहे हैं सुबह से कतारों में लगे हुए हैं यहाँ पर। हालांकि जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच का जो मैच होने वाला है शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा, और इसे लेकर एक तरह से काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है लोगों में। कड़ी धूप में जो ये सभी छात्र हैं या जो लोग हैं वो सभी खड़े हुए हैं। अब बात करते हैं, कितने बजे से खड़े हो? 6:30 बजे से आगे खड़े अपन लोग से खड़े सर। तो अब तक मिला नहीं टिकट? नहीं सर, ये लास्ट आ गया, अब आने वाला है। ही नहीं रहा था भैया, वो तो अब जाके खसका है वॉइस का लाइन। तो कितना उत्साह है मैच को लेके? ज्यादा भैया, बहुत ज्यादा। कौन है फेवरेट? रोहित शर्मा, विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली सर। विराट कोहली। और बाकी विराट कोहली के अलावा कोई फैन नहीं है क्या? और रोहित शर्मा। तो ये भी जो है अलग अलग आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। हालांकि जो इसी उम्मीद में है कि उन्हें बस टिकट मिल जाए, और सुबह 6:30 बजे से लेकर जो है वो खड़े हुए हैं लाइन में। तो यहाँ हम बात करेंगे, भाई कहाँ से आए हो? मैं यही रायपुर से हूँ, लोकल पंडित रविशंकर शुक्ल कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। तो क्या क्या लग रहा है वैसे? स्टूडेंट आईडी के हिसाब? स्टूडेंट आईडी और आधार कार्ड बस। हाँ, ओरिजिनल या तो फोटो कॉपी। हाँ। तो कितने टिकट लेके जाओगे फिर? एक इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।